हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में DCE 2 के यूनिट 1 पढ़ेंगे जो कि पोषण की संकल्पना है। अगर आप इस क्लास को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। इस टॉपिक को हम सरल तरीके से बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं, वो भी कंप्लीट नोट के साथ। इस टॉपिक के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिया गया है और अच्छे से समझाया गया है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे भोजन और उसके कार्य। तो पहला पॉइंट आता है, शरीर द्वारा भोजन के उपयोग के वैज्ञानिक अध्ययन को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाते हैं और पचाने के बाद उसमें जो पोषक तत्व होता है वो पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है, फिर उस पोषक तत्व का उपयोग होता है। तो उसके बारे में जो भी अध्ययन होता है उसको पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन से प्राप्त होने वाले इन अनिवार्य पदार्थ को पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रेंट कहा जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है हमारा भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारा वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन जो पोषक तत्व हैं उनको न्यूट्रेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, 40 से भी अधिक अनिवार्य पोषक तत्व है जो हमारा द्वारा खाए जाने वाले भोजन से हमें प्राप्त होते हैं। इन पोषक तत्वों के नाम है प्रोटीन, कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, विटामिन, खनिज लवण यानी कि मिनरल तथा जल है। हमारा भोजन में 40 से भी अधिक पोषक तत्व मिलते हैं जो कि उनके रासायनिक संरचना और गुण के आधार पर उनको कुछ वर्ग में बांटा गया है, जो आगे चलकर हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हमें अपने जीवन में हर क्षण विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई ना कोई हम जो कार्य करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, यानी कि प्रत्येक क्रिया के लिए कुछ ऊर्जा हमें ज़रूरी होता है जो कि हमें इन पोषक तत्वों से ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा देने का यह कार्य मुख्य रूप से 2 पोषक तत्व यानी कि कार्बोज कार्बोहाइड्रेट और वसा फैट द्वारा किया जाता है। यानी कि हमें जो भी ऊर्जा मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से ही मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जिसमें शरीर को जल्दी ऊर्जा मिलता है, परंतु वसा यानी कि फैट शरीर को अधिक और लंबे समय तक वो ऊर्जा देता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारे शरीर में कोशिकाएं टूटती है और नष्ट भी होती रहती है। इन टूटी कोशिकाओं को ठीक करना और नष्ट हुए कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण करना मरम्मत का अर्थ कहलाता है। वृद्धि और मरम्मत दोनों के लिए ही प्रोटीन अनिवार्य है। यानी कि प्रोटीन हमारा शरीर में वृद्धि करता है, टूटी फूटी ऊतक यानी कि टिश्यू की वो मरम्मत भी करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, एंजाइम हार्मोन का निर्माण करता है, कभी कभी वो ऊर्जा देने का काम भी करता है प्रोटीन। नेक्स्ट आता है, हमारा शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो आप इस डेटा को याद रखिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोषक तत्व और उनके कार्य। तो यहाँ पर हम कुछ पोषक तत्व और उनके कार्य को देखेंगे। तो पहला है प्रोटीन, जिसका कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करता है। नेक्स्ट, शरीर के ऊतक यानी कि टिश्यू की मरम्मत करता है। जो भी टूटी फूटी ऊतक होते हैं उसका मरम्मत प्रोटीन करता है। मांसपेशी, त्वचा, बाल आदि बनाने में सहायक होता है प्रोटीन। मांसपेशियों को मजबूत करना और उनका निर्माण करने का कार्य भी प्रोटीन का होता है। एंजाइम और हार्मोन बनाने की काम भी प्रोटीन का ही होता है। एंजाइम और हार्मोन बनाने में मदद भी प्रोटीन करता है। तो इसके बारे में मैंने ऊपर बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन। तो विटामिन का कार्य क्या होता है, वो शरीर को स्वस्थ रखता है और रोगों से बचाव भी करता है विटामिन। नेक्स्ट पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, जिसका कार्य है शरीर को मुख्य ऊर्जा
प्रदान करते हैं, काम करने और शरीर को सक्रिय रखने में मदद करते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जो शरीर को जल्दी जो ऊर्जा देता है वो कार्बोहाइड्रेट है। शरीर का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलता है, जिसके उदाहरण है चावल, गेहूं, आलू, चीनी इत्यादि। नेक्स्ट पोषक तत्व है वसा यानी कि फैट। तो उसका कार्य क्या है? शरीर को अधिक ऊर्जा देता है, यानी कि वसा जो होता है वो हमारा शरीर में स्टोर होकर रहता है, इसलिए वो हमें अधिक समय तक वो हमें ऊर्जा देता रहता है। नेक्स्ट, शरीर के अंदर की गर्मी को बनाए रखता है, यानी कि ये जो वसा है हमारा त्वचा के नीचे एक परत बनाकर रहता है, जिससे हमारा अंदर की गर्मी जो होता है उसको इंसुलेटर के द्वारा नियंत्रित करता है, जिससे हमारा शरीर की गर्मी बाहर जाने से बचाता है और हमारा शरीर में जो भी शरीर का तापमान होता है उसको वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आता है विटामिन ए, डी, ई, के को शरीर में अवशोषित करता है, यानी कि ये जो विटामिन है ए, डी, ई, के वो फैट सोल्यूबल है, अर्थात वो वसा में घुलनशील विटामिन है। उनको याद रखने का एक ट्रिक है के, ई, डी कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो ऊर्जा देने का कार्य होता है वो मुख्य रूप से 2 पोषक तत्वों का होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है वसा। उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। नेक्स्ट पोषक तत्व है खनिज लवण यानी कि मिनरल। उसका कार्य क्या है? वो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। तो हमारा जो कैल्शियम और फास्फोरस जो मिनरल होते हैं वो हमारा हड्डी और दांतों को वो मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट आता है रक्त निर्माण में मदद करते हैं, यानी कि ये जो खनिज लवण है वो रक्त के निर्माण में भी मदद करते हैं। और उनका एक कार्य है जो हमारा शरीर में द्रव यानी कि फ्लूइड यानी कि हमारा जलीय अंश जो होता है उसको संतुलन करने में भी ये मदद करते हैं। नेक्स्ट पोषक तत्व होता है वो है जल यानी कि वाटर। वाटर भी एक पोषक तत्व है। तो उसका कार्य क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पसीने के द्वारा जो भी शरीर के एक्स्ट्रा गर्मी होता है उसको निकाल दिया जाता है और शरीर में एक सामान्य तापमान रहता है। नेक्स्ट आता है पाचन, रक्त संचारण और पोषक तत्वों की परिवहन में मदद करता है। डाइजेशन में भी जल मदद करता है भोजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। नेक्स्ट आता है रक्त संचारण, यानी कि रक्त के परिवहन में भी ये मुख्य भूमिका निभाता है। और पोषक तत्व के परिवहन में, यानी कि पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह लेने में भी वो जल मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है शरीर से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। जो भी हमारा शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होता है वो बड़ी आंत से होते हुए वो रेक्टम यानी कि मलाशय में आता है। उसके पश्चात अनस यानी कि गुदा द्वार द्वारा वो अवशिष्ट पदार्थ को निकाल दिया जाता है। तो इसमें भी जल की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोषण का अर्थ और उसके पहलू। तो पहला पॉइंट आता है भोजन का अंतःग्रहण यानी कि इंजेक्शन। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको इंजेक्शन कहा जाता है। तत्पश्चात पाचन यानी कि डाइजेशन, यानी कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है और स्टोमक तक आता है। नेक्स्ट आता है अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन। जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उस पोषक तत्वों को छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। जो भी पोषक तत्व होता है उस पोषक तत्व को ब्लड में घुल जाना यानी कि मिल जाने को एसिमिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मलत्याग यानी कि उत्सर्जन, जिसको इजेशन भी कहा जाता है, यानी कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो एनस यानी कि गुदा द्वार द्वारा निकाल दिया जाता है, उसको इजेशन कहा जाता है। इन सभी के संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन को पोषण विज्ञान कहा जाता है, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी हम स्टडी करेंगे उसको पोषण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल की अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें स्थूल पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। विटामिन और खनिज लवण यानी कि मिनरल की थोड़ी सी ही मात्रा पर्याप्त होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। यानी कि हमारा शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ग्राम पर डे हमें इस पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो विटामिन और खनिज लवण होता है उनका ज़रूरत मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम में ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैल्शियम एक खनिज लवण है जो शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। यानी कि ये जो कैल्शियम है
वो हमारा शरीर की हड्डियों और दांतों की मजबूती में सहायक होता है। और एक पोषक तत्व है जो कि हड्डियों और दांतों को निर्माण में सहायक होता है, वो है फॉस्फोरस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक अन्य लवण फॉस्फोरस भी आवश्यकता होती है। शरीर को कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों की एक निश्चित मात्रा और अनुपात में आवश्यकता होती है ताकि हड्डियों और दांतों की सामान्य वृद्धि और उनकी सामान्य संरचना एवं कार्य को बनाए रखने के लिए इन दोनों पोषक तत्वों के बीच अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन जरूरी है। यानी कि हमारा शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा सामान्य अनुपात में होनी चाहिए, नहीं तो हमारा हड्डियों और दांतों में विकार आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैनिक आहार में बहुत अधिक फास्फोरस हो तो यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन को रोकता है। इससे फास्फोरस और कैल्शियम का अनुपात बिगड़ जाता है, यानी उनमें असंतुलन हो जाता है और इसका प्रभाव हड्डियों और दांतों पर पड़ता है। यानी कि हमारा शरीर में फास्फोरस अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो कैल्शियम के अवशोषण नहीं कर पाता, जिससे हड्डियों और दांतों में विकार भी आ सकता है और आगे चलकर ये टूट भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है संतुलन शब्द का अर्थ ये है कि शरीर को सभी पोषक तत्व सही मात्रा और सही अनुपात में प्राप्त होने चाहिए। यानी कि शरीर को जो भी पोषक तत्व मिलता है वो उचित अनुपात और मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम मुंह में भोजन डालने के बाद इसे चबाते हैं और फिर निगलते हैं। मुंह से भोजन एक भोजन नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है और फिर वहां से आगे एक लंबी कुंडलीदार नलीनुमा संरचना जिसे आंतें कहते हैं में पहुंचता है। इस दौरान भोजन का स्वरूप बदल जाता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा भोजन सरल पोषक तत्वों में बदल जाता है जिसका शरीर उपयोग कर सकता है। इस प्रक्रिया को पाचन यानी कि डाइजेशन कहते हैं। यानी कि ये जो डाइजेशन है, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो मुंह से ही पचना शुरू होता है और भोजन नली से होता हुआ आमाशय यानी कि स्टोमच में जाता है। तत्पश्चात वो छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में जो भी पोषक तत्व है उसका अवशोषण होता है। तत्पश्चात वो बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो मलाशय यानी कि रेक्टम में चला जाता है। तत्पश्चात वो गुदा द्वार यानी कि एनस द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसको पाचन यानी कि डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पाचन क्रिया पूरी होने के बाद पोषक तत्व उस रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसका शरीर द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सकता है और ये पोषक तत्व आंतों से रक्त में प्रवेश करता है। वो प्रक्रिया जिससे सरल पोषक तत्व आंतों से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है उसे अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। यानी कि जो भी हम भोजन खाते हैं उस भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं उस पोषक तत्व को छोटी आंत में अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन कर दिया जाता है और रक्त में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सात्विक भोजन मानसिक क्षमताओं सृजनात्मक बढ़ाने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला और प्रसन्नता वर्धक माना गया है। दूध और उससे बने पदार्थ सात्विक भोजन के मुख्य उदाहरण हैं। यानी कि हम सात्विक भोजन ग्रहण करने से हमारा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ता है, हमारा मानसिक बल प्रबल होता है और हम सही से डिसीजन ले सकते हैं। शरीर में प्रसन्नता रहता है, खुशी आनंद रहता है और क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक कार्यकलाप करने के लिए प्रेरणा देता है। नेक्स्ट आता है राशि भोजन आवेश और कामुकता को बढ़ाने वाला में मछली, अंडा और मांस आता है। यानी कि हम राशि भोजन अगर ग्रहण करेंगे तो हमें जल्दबाजी में कोई भी चीज कर लेंगे और मन में काम की भाव आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तामसिक भोजन में सुअर और गाय का मांस आता है जो हमें आलसी और सुस्त बनाता है। तामसी भोजन में बासी अन्न, पुनः गर्म किए गए अन्न, बेस्वाद और अशुद्ध खाद्य पदार्थ आते हैं। यानी कि हम तामसी भोजन अगर ग्रहण करेंगे तो हमें काम में धीरापन देखने के लिए मिलेगा और काम में सक्रियता एक्टिव की कमी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA जो भोजन का अधिकार यानी कि राइट टू फूड एक्ट अधिनियम भी कहा जाता है। तो इस योजना में सरकार द्वारा लोगों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखे ना रहे, जिसमें चावल, गेहूं और मोटा अनाज आता है।
नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो कि 2015-16 में आया था। उसके अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 38% बच्चे की लंबाई आयु के अनुसार कम है, अर्थात वे स्टंटिंग से ग्रस्त हैं, और 21% बच्चे का वजन उनके कद की तुलना में कम होता है, यानी वे अत्यधिक पतले होते हैं, अर्थात वेस्टिंग से वो ग्रस्त है। यानी कि किसी भी बच्चे का आयु के अनुसार लंबाई सामान्य से कम है तो उसे स्टेस्टिंग कहा जाता है, और किसी भी बच्चे का लंबाई के अनुसार वजन सामान्य से कम है तो उसे वेस्टिंग कहा जाता है। वेस्टिंग में बच्चा अत्यधिक पतले हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोषक तत्वों की कमी, यानी कि जिसे अल्पपोषण भी कहते हैं, अतिरिक्तता जिसे अतिपोषण भी कहा जाता है। उनमें असंतुलन के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य को होने वाली हानि कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। यानी कि हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, इन पोषक तत्वों की जरूरत से कम या ज़्यादा होना भी माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। यानी कि इन पोषक तत्वों को सही मात्रा में हमारा शरीर को चाहिए, तब हमारा शरीर सही ढंग से काम कर पाएगा और वृद्धि और विकास में वो सहायता होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनीमिया अल्पपोषण का प्रमुख उदाहरण है। भारत में विशेषकर गर्भवती स्त्रियों तथा सालापूर्व बच्चों में बहुत अधिक पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम होना एनीमिया कहलाता है। एनीमिया लौह तत्व, फोलिक अम्ल तथा विटामिन B12 की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देने वाला वर्णक होता है तथा शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि ये जो एनीमिया है वो शरीर में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कणिका जिसे RBC भी कहा जाता है उसकी मात्रा सामान्य से कमी होने के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो है हमारा शरीर में खून में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कणिका के अंदर रहता है। वो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न अंग में ऑक्सीजन पहुंचाता है और शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है और हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो शरीर को लाल रंग देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अत्यधिक पोषण से होने वाली एक आम बीमारी मोटापा यानी कि ओबेसिटी है। जब व्यक्ति अपनी प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसके शरीर में वसा एकत्रित हो जाती है तथा उसके शरीर का भार बढ़ जाता है। यदि भार बहुत अधिक बढ़ जाए तो व्यक्ति मोटापे यानी कि ओबेसिटी से ग्रस्त हो जाता है। यानी कि हम जब भोजन में ज़्यादा वसा ग्रहण करेंगे तो अधिक चर्बी यानी कि फैट हमारे टिश्यू में जमा हो जाएगा जो कि हमारा वजन सामान्य से बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोषण के स्तर। तो उसका पहला पॉइंट है पोषण स्तर से तात्पर्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की उन स्थितियों से है जो कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने तथा शरीर द्वारा उसके उपयोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यानी कि हम भोजन में जो भी पोषक तत्व मिलता है हमें, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल है, उनकी स्थिति, उनकी मात्रा शरीर में कैसी है, उसका सही रूप से उपयोग हो पा रहा है कि नहीं, तो उसको क्या कहा जाता है, पोषण का स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्ति का पोषणात्मक स्तर न केवल आहार में पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण की मात्रा पर निर्भर करता है बल्कि शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण तथा उपयोग से भी प्रभावित होता है। यानी कि हम जो भोजन खाते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व होता है उस पोषक तत्वों का अच्छे तरीके से अवशोषण हो पा रहा है कि नहीं, वो अच्छे तरीके से रक्त में घुल मिल पा रहा है कि नहीं, उस पर भी पोषणात्मक स्तर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कुपोषण और संक्रमण में अंतर संबंध। तो उसका पहला पॉइंट कहता है कुपोषण और संक्रमण के बीच संबंध को एक दुष्चक्र के रूप में दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कुपोषण और संक्रमण का दुष्चक्र। तो उसमें क्या होता है, कुपोषण और संक्रमण एक दूसरे के आपस में भटकते रहते हैं और उनका एक दूसरे पर
शरीर में गंभीर हानि प्रभाव डालते हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चा को कुपोषण हुआ है तो उसको संक्रमण भी हो सकता है, और किसी बच्चा को संक्रमण हुआ है कुपोषण भी हो सकता है। यानी कि कुपोषण और संक्रमण एक दूसरे के ऊपर भटकते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दुष्चक्र का अर्थ है कि एक पहलू दूसरे पहलू का कारण बनता है। कुपोषण से संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है और संक्रमण से कुपोषण हो सकता है। यानी कि किसी बच्चा को अगर कुपोषण हुआ है तो संक्रमण भी हो सकता है उसमें, और संक्रमण हुआ है तो उसको कुपोषण भी हो सकता है। यानी कि एक हुआ तो दूसरा भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जब ये दोनों स्थितियां यानी कि कुपोषण और संक्रमण किसी व्यक्ति में एक साथ होती है तो इसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है या क्षति होती है वो केवल कुपोषण या केवल संक्रमण होने की तुलना में कहीं ज़्यादा हानिकारक होता है। यानी कि किसी बच्चा को अगर कुपोषण हुआ है या फिर संक्रमण हुआ है, यानी कि दोनों में से कोई एक हुआ है, तो इतना प्रभाव नहीं डालेगा जितना कि किसी बच्चा को कुपोषण के साथ साथ संक्रमण अगर हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है शरीर पर। तो उसमें क्या होता है कि प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाता है और बच्चा खसरा, दस्त, निमोनिया से भी पीड़ित हो सकता है। शरीर में पोषक तत्वों को सही मात्रा में उपयोग नहीं कर पाता। कभी कभी दस्त और उल्टी भी हो सकता है जिसमें शरीर से पोषक तत्व बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा देश में छोटे बच्चे यानी कि जन्म से 6 वर्ष में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण तथा अतिसार, डायरिया, पानी जैसे पतले दस्त आते हैं। यानी दोनों एक साथ होना बहुत आम बात है। जब ये दोनों स्थितियां एक साथ हो जाती है तो प्रत्येक की गंभीरता बढ़ जाती है तथा बच्चे का स्वास्थ्य स्थिति और अधिक बिगड़ जाता है। यानी कि अगर बच्चा को कुपोषण भी हुआ है और उसको कोई संक्रमण बीमारी जैसे डायरिया भी हुआ है तो ये दोनों कुपोषण और डायरिया बच्चे को बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे कि बच्चे का मृत्यु भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण यानी कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन (PEM) ग्रस्त बच्चे की तुलना में यदि स्वस्थ बच्चे को अतिसार हो जाता है तो स्वस्थ बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति इतनी खराब नहीं होगी जितना प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण यानी कि PEM से ग्रस्त बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। यानी कि एक स्वस्थ बच्चे को डायरिया हो जाता है तो उसे उतना स्वास्थ्य की हानि नहीं होगी जितना कि एक कुपोषित बच्चा को डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जन्म के समय 2.5 किलो से कम भार वाले बच्चे को कम जन्म भार वाले बच्चे यानी कि लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। तो ये लो बर्थ वेट बेबी क्यों होता है? जब माँ को कुपोषण यानी कि गर्भावस्था में पोषक तत्वों की कमी होती है, जब गर्भावस्था में माँ को बीमारी जैसे संक्रमण, हाई ब्लड प्रेशर होना, इसके वजह से भी लो बर्थ वेट बेबी होता है। और माँ का कम उम्र में गर्भवती होना या फिर धूम्रपान, शराब या तंबाकू का उपयोग करने से भी लो बर्थ वेट बेबी यानी कि 2.5 किलो से कम वजन वाला बच्चा जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 माह के बाद बच्चे के लिए केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता, उसे पूरक आहार भी देना चाहिए। यानी कि जब बच्चा को 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उसको माँ के दूध देने के साथ साथ उसको चावल, गेहूँ, दलिया, सूजी और मूंग दाल इत्यादि को पीसकर बच्चे को देना चाहिए ताकि उसकी पूरक आहार का पूर्ति हो सके और उसकी वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुपोषण का संक्रमण पर प्रभाव। तो उसका पहला प्रभाव क्या होता है? शरीर में प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी। तो उसमें क्या होता है? गंभीर प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण या विटामिन की कमी से शरीर में प्रतिरक्षा का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसके कारण बालिका की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तथा वो संक्रमण का शिकार अधिक व जल्दी होती है। यानी कि एंटीबॉडी शरीर की रक्षा करने वाले प्रोटीन होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस आदि से लड़ते हैं और शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति कम हो जाता है, जिसे सर्दी, खांसी, बुखार या अन्य संक्रमण बार बार हो सकते हैं ये एंटीबॉडी की कमी होने से शरीर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन की दृढ़ता पर प्रभाव। यानी कि एक सुपोषित बच्चे व्यक्ति में त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली तथा अन्य उत्तक सुरक्षा
कवच है जो कि संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। परंतु प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रस्त बच्चे में ये सुरक्षा कवच बहुत कमज़ोर हो जाता है, यानी कि श्लेष्मा का स्राव कम हो जाता है, जिससे श्लेष्मा झिल्ली पारगम्य यानी कि परमेबल हो जाती है, जिसमें संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश आसान हो जाता है। यानी कि ये जो माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त बच्चे में श्लेष्मा झिल्ली जो होता है वो दुर्बल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, श्लेष्मा झिल्ली शरीर के अंदर की वो नमी होती है जो नाक, मुंह, फेफड़ों, पेट और आंतों को ढकती है। ये शरीर का कीटाणुओं से बचाने की मदद करती है, नहीं तो बैक्टीरिया और वायरस आसानी से शरीर में प्रवेश कर बीमार कर सकते हैं। कुपोषित बच्चे में ये श्लेष्मा झिल्ली यानी कि म्यूकस की दृढ़ता पर प्रभाव पड़ता है और ये कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उस बच्चे को बीमार होने की बहुत संभावना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुपोषण और कृमिग्रसन, यानी कि सामान्य पाचन के लिए पाचन नली की मांसपेशियों की समुचित गतिशीलता महत्वपूर्ण है। कुपोषित व्यक्ति में यह गतिशीलता कम हो जाती है, अतः पाचन नली में भोजन धीमी गति से आगे बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की शरीर में प्रवेश हुए कृमियों यदि कोई है तो को बहुगुणित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है, अतः कृमि ग्रसन जैसे गोल कृमि ग्रसन अधिक गंभीर हो जाता है। यानी कि कुपोषित बच्चे में हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन आंतों में बहुत देर तक रह जाता है, जिससे कृमि की संख्या बढ़ जाती है, जिससे वो हमारा पोषक तत्व और खून को भी चूस सकता है, जिससे बच्चे को पेट दर्द, भूख कम लगना, कमजोरी महसूस करना, खून की कमी यानी कि एनीमिया हो सकता है और बच्चे में वजन और वृद्धि में खराब प्रभाव पड़ सकता है। और उसका उदाहरण है गोल कृमि, हुक कृमि, टैप कृमि इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं संक्रमण का पोषणात्मक स्तर पर प्रभाव। तो उसमें क्या होता है कि भोजन के अंतर्ग्रहण में कमी, यानी भी जिस भी बच्चे को संक्रमण हुआ है तो वो भोजन के ग्रहण में उसकी कमी आएगी, यानी कि वो कम भोजन ग्रहण करेगी। और पोषक तत्वों के अवशोषण पर प्रभाव, यानी कि वो जो भी खाद्य ग्रहण किया होगा उस खाद्य में जो भी पोषक तत्व है उसका सही उपयोग नहीं हो पाएगा और प्रोटीन की हानि भी हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अतिसार तथा खसरे के दौरान पोषण स्तर पर प्रभाव। तो उसमें पहला पॉइंट आता है खसरे यानी कि मीजल्स में शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण काफ़ी कम हो जाता है। खसरा होने के कारण विटामिन ए की कमी बढ़ जाती है, क्योंकि इस बीमारी के दौरान विटामिन ए का अवशोषण कम हो जाता है। इस कारण खसरा होने से अंधता भी हो सकता है। खसरे से बालिका बहुत कमज़ोर और दुर्बल हो जाता है। यानी कि खसरे में क्या होता है कि पोषण स्तर पर बुरी प्रभाव पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को तेज बुखार आता है, शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं, आंखें लाल होता है और पानी आता है आंखों में से, नाक बहता है, खांसी होता है, कभी कभी निमोनिया भी हो सकता है, दस्त, आंखों की समस्या भी उसमें हो सकती है। तो ये शरीर पर खराब प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, दस्त यानी कि डायरिया के दौरान भोजन पाचन तंत्र में कम समय के लिए रहता है, अतः पोषक तत्वों का अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त दस्त लगने पर काफ़ी मात्रा में शरीर से तरल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तरल पदार्थ के साथ साथ सोडियम तथा पोटेशियम जैसे खनिज की हानि हो जाती है। तरल पदार्थ तथा खनिज लवणों की हानि के कारण निर्जलीकरण हो जाता है। यह निर्जलीकरण ही दस्त से पीड़ित बच्चे में उच्च मृत्यु दर का कारण बन सकता है। यानी कि दस्त से पीड़ित बच्चे में शरीर में जलीय अंश बहुत कम हो जाता है, जिससे बच्चा बहुत कमज़ोर महसूस करता है और इसके कारण बच्चे की मृत्यु भी हो सकता है। अब हम देखने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए मांसपेशियों का बनना, ऑप्शन बी ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन सी ऊतकों की मरम्मत करना, ऑप्शन डी हार्मोन नियंत्रित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा प्रदान करना। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करें।
क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी विटामिन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, प्रोटीन। तो शरीर का वृद्धि और विकास में और उसका मरम्मत में प्रोटीन सहायता होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पोषण डेस्क का अध्ययन है। ऑप्शन ए भोजन पकाना, ऑप्शन बी भोजन और शरीर द्वारा उसके उपयोग का अध्ययन, ऑप्शन सी कास्ट फूड खाना, ऑप्शन डी दूध पीना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, भोजन और शरीर द्वारा उसके उपयोग का अध्ययन ही पोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए की कमी मुख्य रूप से डैश का कारण बनती है? ऑप्शन ए अंधापन, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कार्बी, ऑप्शन डी एनीमिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंधापन, यानी कि विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का सामाजिक कार्य है? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी अवशोषण, ऑप्शन सी लोगों को एक साथ लाना, ऑप्शन डी ऊर्जा प्रदान करना। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोगों को एक साथ लाना। ये भोजन का सामाजिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मैक्रोन्यूट्रेंट है? यानी कि कौन सा पोषक तत्व शरीर को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है? ऑप्शन ए विटामिन और खनिज, ऑप्शन बी प्रोटीन और वसा, ऑप्शन सी कैल्शियम और आयरन, ऑप्शन डी आयोडीन और जिंक। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन और वसा। यानी कि प्रोटीन और वसा जो है वो मैक्रोन्यूट्रेंट है, वो स्थूल पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि वसा, प्रोटीन ये स्थूल पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रेंट है। ये शरीर को ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो प्रक्रिया जिसमें पोषक तत्व आंत से रक्त में जाते हैं डैश कहलाती है? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी अवशोषण, ऑप्शन सी उपापचय, ऑप्शन डी निगलना। तो इसमें कहा जा रहा है कि वो कौन सा प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों को रक्त में मिला दिया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कुपोषण का अर्थ है? यानी कि माल न्यूट्रिशन मीन्स ऑप्शन ए बहुत तेज खाना, ऑप्शन बी पोषक तत्व की कमी या अधिकता से स्वास्थ्य की हानि, ऑप्शन सी जंक फूड खाना, ऑप्शन डी केवल फल खाना। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोषक तत्व की कमी या अधिकता से स्वास्थ्य की हानि, जिसको पोषणात्मक अर्थ यानी कि माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कारक भोजन की स्वीकृति को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक मान्यताएं, ऑप्शन बी धार्मिक रीति रिवाज, ऑप्शन सी खाद्य विज्ञान, ऑप्शन डी आर्थिक स्थिति। तो उसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी खाद्य विज्ञान, वो भोजन की स्वीकृति को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी स्कार्बी, ऑप्शन डी घेंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनीमिया। तो एनीमिया से क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी आती है। और इसमें ऑप्शन ए जो कहा गया है रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, और स्कार्बी विटामिन सी की कमी से होता है, घेंगा यानी कि गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, पोषक तत्व की सही मात्रा और अनुपात बनाए रखने की अवधारणा डैश कहलाती है? तो ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन डी अवशोषण। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतुलन। क्वेश्चन नंबर 12, कुपोषण और संक्रमण में सिनर्जिज्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दो रोग एक दूसरे को संतुलित करते हैं, ऑप्शन बी दोनों रोग मिलकर स्थिति को और गंभीर बनाते हैं, ऑप्शन सी दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, दोनों रोग मिलकर स्थिति को और गंभीर बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण डैश है। ऑप्शन ए पर्याप्त, ऑप्शन बी आवश्यक नहीं, ऑप्शन सी आवश्यक पर पर्याप्त नहीं, ऑप्शन डी हानिकारक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवश्यक पर पर्याप्त नहीं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का शारीरिक कार्य नहीं है। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी शरीर निर्माण, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन डी सुरक्षा प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान करना। नेक्स्ट जो कि लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पोषण स्थिति का अर्थ डैश है। ऑप्शन ए पकाए गए भोजन की मात्रा, ऑप्शन बी पोषक तत्वों के सेवन और उपयोग से प्रभावित स्वास्थ्य, ऑप्शन सी भोजन की लागत, ऑप्शन डी भोजन का स्वाद। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोषक तत्वों के सेवन और उपयोग से प्रभावित स्वास्थ्य, जिसको पोषण स्थिति कहा जाता है।